तो 1 फरवरी से बांग्लादेश में ऐसा धमाका होने वाला है जो पूरे कपड़ा उद्योग को हिला कर रख देगा। क्योंकि देखने में तो यह सिर्फ कपड़े और धागे की बात लगती है, लेकिन असल में ये कहानी राजनीति, रोजगार और ग्लोबल पावर बैलेंस से जुड़ी हुई है। और इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि भारत से लेकर अमेरिका और यूरोप में भी इसके झटके महसूस किए जाएंगे। क्योंकि आने वाले दिनों में जो होने जा रहा है वो बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा घुमावदार टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और सवाल ये है, आखिर बांग्लादेश को इस मोड़ पर किसने ला खड़ा किया है? नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की नैया अब क्यों डूबती हुई दिखाई दे रही है? इसके अलावा वो फैसला जिसने बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक साथ बंद होने की कगार पर ला खड़ा किया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया गारमेंट फैक्ट्री द वर्ल्ड कहती रही, जहाँ से अमेरिका, यूरोप और एशिया के बड़े बड़े ब्रांड अपने कपड़े मंगवाते थे। अगर वहाँ से अचानक ऐसा ऐलान कर दिया जाए कि 1 फरवरी से सभी स्पिनिंग मिल्स अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी जाएगी, यह सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। और यह बताता है कि कैसे गलत नीति पूरी की पूरी इंडस्ट्री को घुटनों पर ला सकती है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत आज से नहीं हुई, बल्कि इसकी जड़ें कई महीने पहले बोई जा चुकी थी। और जब बीज गलत बोया जाता है तो फिर फसल भी वैसी ही निकलती है। और आज बांग्लादेशी सरकार उसी किए की सजा भुगत रही है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि सरकार खुद तय नहीं कर पा रही कि किसे बचाया जाए और किसे छोड़ा जाए। क्योंकि यहाँ पर फैसला सिर्फ पैसों का नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोटी रोजी का सवाल है। दरअसल इस पूरे संकट के बीच एक नाम बार बार सामने आ रहा है, और वो नाम है मोहम्मद यूनुस, नोबेल पुरस्कार विजेता, जिनसे पूरी दुनिया को ये उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे। लेकिन आज उनकी नीतियाँ ही सवालों के घेरे में खड़ी नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि गलती हुई है या फिर नहीं, बल्कि इस समय सवाल ये है कि अब जब गलती हो चुकी है तो फिर क्या बांग्लादेश के पास उससे निकलने का कोई रास्ता बचा है? दोस्तों 1 फरवरी से बांग्लादेश की सभी स्पिनिंग मिल्स को बंद करने का ऐलान किया जा चुका है, और ये फैसला टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन की तरफ से आया है। और ये कोई भावनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि पूरी तरह मजबूरी में लिया गया कदम है। क्योंकि मिल के मालिक साफ कह रहे हैं कि अब उनके पास फैक्ट्रियां चलाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं, बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया है और कर्मचारियों की सैलरी दे पाना नामुमकिन है। इसके अलावा बैंकों का कर्ज सिर के ऊपर जा चुका है। दरअसल जिस देश ने सालों तक सस्ते कपड़ों की वजह से पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा जमाए रखा, आज वही देश अचानक इतनी तेजी से गंभीर संकट में कैसे पहुंच गया है? तो फिर इसका जवाब नीति और बाजार की अनदेखी में है। क्योंकि इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात है वो यही है कि इस पूरे खेल में कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई, फिर भी करोड़ों डॉलर की इंडस्ट्री तबाह होने के कगार पर पहुंच गई है। और बांग्लादेश के हालात और भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दो बड़े हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें पहला है स्पिनिंग मिल जो धागे बनाती है, और दूसरा है गारमेंट फैक्ट्रियां जो उस धागे से कपड़े बनाकर एक्सपोर्ट करती है। और सालों से ये सिस्टम इसी तरह चल रहा था कि लोकल स्पिनिंग मिल से धागा बनाती थी और गारमेंट फैक्ट्रियां वही धागे खरीदकर कपड़ा तैयार करती थी। और अभी तक पूरी दुनिया में टेक्सटाइल क्षेत्र में बांग्लादेश ने कब्जा किया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह संतुलन बिगड़ता चला गया। और करीब 8-9 महीने पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से आने वाले यार्न यानी कि धागे पर एक अहम फैसला ले लिया, क्योंकि सरकार ने जमीन के रास्ते से आने वाले भारतीय धागे को बंद कर दिया है, लेकिन समुद्री रास्ते को यानी कि सी पोर्ट्स को खुला छोड़ दिया। और यहीं से पूरी कहानी की दिशा बदल चुकी है, क्योंकि यहाँ पर नीति अधूरी थी, और जब नीति अधूरी होती है तो फिर बाजार अपने हिसाब से रास्ता निकाल लेता है। और फिर भारतीय एक्सपोर्टर्स ने इस मौके को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने जमीन के बजाय समुद्र के रास्ते से धागे को भेजना शुरू किया। और देखते ही देखते भारत से बांग्लादेश जाने वाला धागा एक्सपोर्ट के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका है, क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि सिर्फ एक साल में भारत ने करीब $2 बिलियन का धागा बांग्लादेश को बेचा है, जो कि पहले के मुकाबले 100% से भी ज्यादा बढ़ोतरी है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि भारतीय धागा सिर्फ सस्ता नहीं था, बल्कि क्वालिटी में भी बांग्लादेश के लोकल धागे से कई गुना बेहतर था। और जब किसी बिजनेस को रास्ता और बेहतर माल मिल जाता है तो फिर वो भावनाओं के बजाय मुनाफे का रास्ता चुनते हैं। और फिर बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्री ने भी यही किया, क्योंकि उन्होंने लोकल स्पिनिंग मिल्स से खरीद को कम कर दिया और भारत से आने वाले ड्यूटी फ्री धागे पर पूरी तरह निर्भर हो गए। लेकिन आज के हालात देखें तो फिर बांग्लादेश की इंडस्ट्री पूरी तरह बिखर चुकी है और बांग्लादेश में हजारों नौकरियां खतरे में हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री ही नहीं चलेगी तो फिर लोग काम कहां पर करेंगे। और इसके साथ ही सरकार की एक नीति ने आग में घी डालने का काम किया है, क्योंकि ये नियम था कि अगर कोई गारमेंट एक्सपोर्टर बाहर से कच्चा माल फ्री मंगाता है और उससे बने कपड़ों को एक्सपोर्ट करता है तो फिर उसे टैक्स नहीं देना होगा। और इस नीति का मकसद एक्सपोर्ट बढ़ाना था, लेकिन इसका साइड इफेक्ट लोकल इंडस्ट्री के लिए जहर बन गया। और फिर
फिर इसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की लोकल स्पिनिंग मिल्स के गोदामों में धागों का अंबार लग गया और आज हालात ये है कि करीब 12,000 करोड़ टका यानी कि करीब 9,400 करोड़ रुपए का धागा ऐसे ही पड़ा है। उसे खरीदने वाला कोई नहीं है, पैसा फंसा हुआ है और कैश फ्लो पूरी तरह से रुक चुका है। क्योंकि दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब प्रोडक्शन तो होता है लेकिन बिक्री बंद हो जाती है और यही हालात आज बांग्लादेश की स्पिनिंग मिल्स में दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर मशीनें तो चल रही हैं, धागा भी बन रहा है लेकिन ग्राहक गायब हो चुके हैं और जब ग्राहक नहीं होता तो फिर फैक्ट्री सिर्फ एक खर्चा बनकर रह जाती है। क्योंकि धागे का उत्पादन तो हो रहा है लेकिन बिक्री बंद पड़ी है। और फिर इसी मजबूरी में मिल के मालिकों ने पहले सरकार को चेतावनी दी क्योंकि उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया और ये साफ कह दिया कि अगर नीति में बदलाव नहीं हुआ तो फिर उन्हें मिल्स को बंद करना पड़ेगा। लेकिन सरकार ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया और इसलिए अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 1 फरवरी से पूरी इंडस्ट्री को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है, जो कि बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है क्योंकि एक तरफ है स्पिनिंग मिल्स जो करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देती है और दूसरी तरफ है गारमेंट एक्सपोर्टर्स जो करीब 40 लाख लोगों को काम देते हैं और देश की जीडीपी में भी लगभग 15% का योगदान करते हैं। और अगर सरकार लोकल मिल्स को बचाने के लिए भारतीय यार्न यानी कि धागे पर सख्ती दिखाती है तो फिर गारमेंट एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा और बांग्लादेश ग्लोबल मार्केट से पिछड़ जाएगा। और अगर गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स की मांग मानी जाती है तो फिर लोकल मिल्स पूरी तरह तबाह हो जाएंगे। और इस समय यही वो 2 कुओं की स्थिति है जहां पर बांग्लादेश की सरकार आज फंस चुकी है। और इस पूरे संकट के केंद्र में खड़े हैं मोहम्मद यूनुस, जिनसे दुनिया को ये उम्मीद थी कि वो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। लेकिन आज वही नोबेल विजेता पुरुष सवाल के घेरे में खड़े हो चुके हैं। लेकिन क्या बांग्लादेश ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की सरकार खुद ही अपने देश को बर्बादी की कगार पर ला चुकी है। दोस्तों भारत के लिए ये स्थिति पूरी तरह से अलग तस्वीर बन चुकी है क्योंकि भारत का यार्न एक्सपोर्ट लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। जहां साल 2023 और 24 में भारत ने करीब 1.36 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, वहीं अब ये बढ़कर 1.75 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, यानी करीब 30% की सीधा बढ़ोतरी। भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है लेकिन इसके साथ ही ये एक जिम्मेदारी भी है क्योंकि अगर बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरी तरह धराशायी होती है तो फिर उसका असर पूरे साउथ एशिया की सप्लाई चेन पर पड़ेगा और भारत भी इससे नहीं बचेगा। क्योंकि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर के बड़े बड़े देश यहाँ से कपड़े मंगवाते हैं और उन्हीं फैक्ट्री की वजह से कई लोगों का घर चलता है। लेकिन अगर फैक्ट्री ही बंद हो गई तो फिर लोगों का जीवन संकट में आ जाएगा। लेकिन बांग्लादेश के लोगों को ये लगता था कि मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति को सुधारेगी, लेकिन अब ये दाव पूरा उल्टा पड़ चुका है। बाकी आपको इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।